टेस्टिस ना। ये केवल नर में होता है। क्या हो गया? कहाँ मिलेगा ये? तो ये वृषण जो है, वृषण कहाँ होगा? एक तो ये उदर भाग हो गया, ठीक है। उदर भाग के पास जो है वो क्या होता है? नाभियां। ठीक है। और नाभि के पास जो है यहाँ पे इसको कर दिया जाता है वृषण कोश। वृषण कोश। और वृषण कोश के पास ही जो है ये वृषण कोश जो है वो दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ मिलेगा। दो हिस्सों में ऐसे बटा हुआ है। ये जो दो हिस्सा में बटा हुआ है ये वृषण कोश के ऊपरी भाग से जो है वो दिखाई देता है। और ऊपरी भाग से जो दिखाई देता है इसको कर दिया जाता है रैफी। एक लाइन के जैसा जो है वो वृषण कोश के ऊपरी भाग में दिखाई देगा, रैफी कहा जाता है इसको। ठीक है। तो दो भाग में बटा हुआ है, या इसको आप वृषण पट भी कर सकते हैं। रैफी जो है ये है वृषण पट, जो दो अलग अलग वृषण कोश का पट है, जो दोनों वृषण को अलग अलग करके रखा है। अब इधर इस वाले हिस्से में जो है वो एक वृषण होगा और इस वाले हिस्से में जो है वो एक वृषण होगा। ठीक है। तो संख्या में एक जोड़ा होता है। ये है वृषण। और ये वाला हिस्सा जो है वो उदर भाग हो जाता है। तो उदर भाग के बाहरी हिस्से में, उदर भाग के बाहरी हिस्से में इसमें वृषण कोश में जो है ये अवस्थित होते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्रोटम सैक। स्क्रोटम सैक के पास होता है। ठीक है। कौन? ये वृषण। अब इसी वृषण को अगर देखें तो वृषण को देखेंगे तो वृषण के अंदर जो है वो आपको दो चीज मिलेगा मुख्य रूप से। एक जो है वृषण के अंदर मिलेंगे आपको भरण कोशिकाएं। ठीक है। और छोटे छोटे बहुत सारी पालिकाएं बनी होती हैं, छोटी छोटी। इस वृषण को अगर हम लोग देखें, वृषण का आंतरिक भाग अगर देखें तो वृषण के आंतरिक भाग में क्या मिलेगा कि एक वृषण को अगर देखा जाए तो इस वृषण के पास ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी पालिकाएं होती है। एक वृषण के पास जो है ये करीब करीब जो है वो 250 के आसपास मिलेगा आपको। ठीक है। ऐसे 250 की संख्या में बटे होते हैं। ये जो है इसको कह दिया जाता है वृषण पालिका। वृषण पालिका करते हैं। ठीक है। और वृषण पालिका के जो वृषण पालिका है, इस वृषण पालिका के पास भी जो है यहाँ अति कुंडलित, बहुत ज्यादा कुंडलित अवस्था में यहाँ नलिकाएं मिलेंगी। ये जो नलिका होता है इन सब में, इन सब के पास जो है वो बहुत ज्यादा कुंडलित नलिका मिलेगा। ये जो नलिका होता है इसको कह दिया जाता है शुक्रजनक नलिका। इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है। शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु का निर्माण होगा, जो संख्या में 1 से 3 होंगे। ठीक है। 1 से 3 हो सकता है। तो ये जो है इसको कर दिया जाता है शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका। अब इस नलिका को अगर देखें, ये नलिका को अगर हम लोग देखते हैं, इस नलिका का हिस्सा अगर एक काट चित्र अगर इसका देखा जाए, नलिका का काट चित्र, तो नलिका के काट चित्र में क्या मिलेगा कि ऐसे दो नलिकाएं, सपोज कि ये नलिका है वृषण नलिका। ठीक है। तो वृषण नलिका के बीच में ये जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह को कह दिया जाता है अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश कहेंगे। दो वृषण नलिकाओं के बीच का खाली जगह जो है वो अंतराली अवकाश कहा जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे इसको।
इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो है कुछ कुछ कोशिकाएं जो है वो यहां पे मिलेंगी, ठीक है, कुछ कोशिकाएं यहां मिलेगा, कुछ प्रतिरक्षी कोशिकाएं होते हैं और इसके अलावा भी कुछ और कोशिकाएं होते हैं जो हार्मोन का स्राव करेगा। उसमें से एक कोशिका है लेडिग कोशिका, लेडिग कोशिका, या इसी को कह दिया जाता है अंतराली कोशिका। अंतराली अवकाश में है, तो अंतराली अवकाश में है इसलिए इसका नाम दे दिए गए अंतराली कोशिका कर दिया गया। इनके अलावे भी और भी चीजें होती हैं, इनके पास जो है कुछ प्रतिरक्षी कोशिकाएं होंगी, मैंने WBC वगैरह का भी कोशिका हो सकता है वहां पे, तंत्रिका कोशिका भी मिलेगा वहां। और ये जो है ये क्या है, तो ये है वृषण नलिका, शुक्रजनक नलिका जिसको बोल रहे थे, ये हो गया शुक्रजनक नलिका। अब ये शुक्रजनक नलिका अगर देखें तो इस शुक्रजनक नलिका के पास जो है वो दो तरह की कोशिकाएं मिलेंगी। कुछ कोशिकाओं को जो है वो कर दिया गया है शुक्रजनक कोशिका, कुछ कोशिका शुक्रजनक कोशिका कहलाएंगी, और कुछ कोशिकाएं जो हैं इनको कह दिया जाता है सर्टोली कोशिका। कुछ कोशिका को शुक्रजनक नलिका कहेंगे, शुक्रजनक कोशिका कहेंगे, और कुछ को जो है वो कह दिया जाएगा सर्टोली कोशिका। ये बड़ा ये जो है इनको कह दिया गया है सर्टोली कोशिका। इनको नर्स सेल भी कहा जाता है, नर्स कोशिका भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है जो भी शुक्राणु यहाँ बनेगा उस शुक्राणु को जो है वो पोषण प्रदान करेंगे। ये सब में जितने भी शुक्रजनक नलिका देखेंगे उन सब शुक्रजनक नलिका के पास जो है ये आपको मिलेंगी कोशिकाएं जिनको सर्टोली कोशिका कहा जा रहा है। और उनके बीच में ये शुक्रजनक नलिका का अस्तर मिलेगा आपको। इसके इन्हीं में अर्धसूत्री प्रक्रिया के द्वारा जो शुक्रजनक कोशिका हैं उन शुक्रजनक कोशिका में अर्धसूत्री प्रक्रिया के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होगा। और सर्टोली कोशिका का काम होगा कि जो भी शुक्राणु बन रहा है उस शुक्राणु को जो है वो पोषण प्रदान करेंगे। ये यहाँ पे बहुत सारे शुक्राणु बन रहा होगा, ठीक है, ये शुक्राणु का निर्माण कर रहे होते हैं, और जो भी शुक्राणु यहाँ बनेगा उसको पोषण दे रहा होता है। तो पोषण दे रहा होता है इसलिए जो है इनको कह दिया जाता है नर्स कोशिका। ये क्या है, इनको कह दिया गया है शुक्र जनक कोशिका, ठीक है, शुक्रजनक कोशिका कह दिया गया। और शुक्रजनक कोशिका के बीच में जो कोशिकाएं मिल रही हैं इनको कह दिया गया है सर्टोली कोशिका। ये क्या है, इसको कह दिया जाएगा सर्टोली कोशिका। तो वृषण के अंदर का अगर हिस्सा देखें, वृषण मिला कहां था, तो वृषण मिला था हम लोग को वृषण कोश में। और वृषण का आंतरिक हिस्सा अगर देखेंगे तो वृषण के आंतरिक हिस्सा में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी पाली बनी होगी जिसको वृषण पालिका कहेंगे, ठीक है। अब ये वृषण पालिका के अंदर ऐसे छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो संख्या में 1 से 3 होगा, ठीक है, संख्या में 1 से। बहुत ज्यादा कुंडलित होता है, अति कुंडलित होगा, तो बहुत ज्यादा कुंडलित होगा और 1 से 3 की संख्या में जो नलिका मिलेगा उसको कह दिया गया है शुक्रजनक नलिका। क्यों, शुक्राणु का निर्माण इन्हीं में होगा।
अब इसी शुक्रजनक नलिका को अगर हम लोग काट करके देखें तो ये शुक्रजनक नलिका हम लोग को कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, अब दो शुक्रजनक नलिका के बीच का जो जगह है, खाली जगह बच गया है, उस खाली जगह को कह दिया गया है अंतराली अवकाश। इस अंतराली अवकाश में जो कोशिकाएं मिलेंगी उनको कह दिया जाएगा लेडिक कोशिका या अंतराली कोशिका। यही वो कोशिका हैं जो वृषण में एंड्रोजन का स्राव करेंगे। ठीक है, एंड्रोजन का स्राव इन्हीं कोशिका के, इसमें जो मिलने वाला कोशिका है यानी लेडिक कोशिका एंड्रोजन का स्राव करेगा। अब शुक्रजनक नलिका के अंदर अगर हम लोग देखें तो शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या मिला, दो तरह की कोशिका मिलेगा। एक कोशिका जो होगा वो कहलाएगा सर्टोली कोशिका, एक कोशिका ये है सर्टोली कोशिका, और दूसरा कोशिका जो है उसको कह दिया गया है शुक्रजनक कोशिका। शुक्रजनक कोशिका या इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। तो इनमें जो है वो लगातार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले समसूत्री संख्या बढ़ाने के लिए, उसके बाद अर्धसूत्री होगा शुक्राणु को बनाने के लिए। तो शुक्राणु जब इनसे शुक्राणु का निर्माण होता है तो नाम दिया गया है शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक कोशिका। ऐसी कोशिका जो शुक्राणु का जनक है, शुक्रजनक कहलाएगा। तो शुक्रजनक ये शुक्राणु का निर्माण करेंगे और ये पोषण प्रदान करेगा इन कोशिकाओं को जो बना है शुक्राणु। तो जब पोषण लेना होता है ना, तो जितना भी शुक्राणु बनेगा वो सब जाकर के इससे अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जितने भी सर्टोली कोशिका है उनसे जुड़ करके उनसे पोषण प्रदान कर रहा होता है। मतलब वृषण के अंदर हम लोग को कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब शुक्रजनक कैसे, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, सर्टोली कोशिका में से पोषण कैसे मिल रहे होते हैं और भी इनमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, ये सब 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जब मनुष्यों में जनन पढ़ाने लगेंगे, लैंगिक जनन जब पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल में हम लोग चलेंगे। ये सिर्फ नलिका यहीं तक खत्म नहीं हो जाता, ये आगे भी बहुत सारी नलिकाओं का निर्माण किया हुआ है। वृषण नलिका के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा जो है वो एपिडिडाइमिस के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा चीज अभी है, तो अभी हम लोग बस यहाँ उतना ही देख रहे हैं जो 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे 12th में जो है इसका हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, छाप छाप।